हाय हेलो दोस्तों मैं ब्रजेश कुमार। आप लोगों को मेरे चैनल SLP लिंक्स पर स्वागत है। और आप लोग आज देख रहे हैं मध्यकालीन भारत। कल जो चैप्टर था वो मेरा एंड हो चुका था और आज का जो है वह मध्यकालीन भारत में हम लोग देखेंगे संकलन का, जो 1226 से 1526 ईस्वी तक रहा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे किस तरह से शासन व्यवस्था रही और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या इसकी व्यवस्था रही। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश, दास वंश या खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश, तो इसको अरेंज करने के लिए पूछ दिया जाता है। तो इसके लिए समाधिकांश लोग ट्रिक यूज करते हैं, गुलाम खिले तो सांस लो, खिले तो सांस लो, सांस लो। इससे क्या हुआ कि पहला हो गया गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। इस तरीक़े से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ पूछ देता है अरेंजमेंट के लिए कि गुलाम वंश, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश का इसको अरेंजमेंट में पूछ दिया जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा आप लोग ध्यान से रखिएगा और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और जो इसमें लिखा हुआ है वो सटीक चीज़ लिखा हुआ है, इसी से बार बार क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो मेन क्वेश्चन जो बनता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही दास वंश और मामलुक वंश, कभी कभी मामलुक वंश में पूछ देता है, तो इसको याद रखिएगा। यह 1206 से 1290 ईस्वी तक यह वंश रहा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो हम लोग देख रहे हैं कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 10 तक का था। यह जो था ना, यह एक गोरी का विश्वासी दास था, एकदम गोरी का जो एकदम खास जो दास होता है उस तरीका का दास था। यह तुर्क जनजाति था। एक चीज़ और आप लोग देखिएगा, ये यहाँ से जो भी शासक है वो सब तुर्क है, तुर्क जनजाति। लेकिन ये जो होता है लोधी वंश, यह अफगान होता है, यह अफगान शासक होता है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश में अफगान शासक कौन है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा कि अफगान शासक, अफगान शासन के बारे में याद रखिए। लोधी वंश जो होता है यह संतलत काल में वह अफगान शासक होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यह ऐबक गोरी का दास था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह गोरी का विश्वासी दास था और यह तुर्क जनजाति थी। यह तुर्क एक जनजाति है जो तुर्क साइड मिडिल ईस्ट के कंट्री में जो जनजाति होती है उसी जनजाति से तुर्क जनजाति का। उसे बचपन में निशापुर के एक काजी ने, निशापुर जो अफगान के साइड अफगान और ईरान के मध्य में जो जगह पड़ती है वहाँ पे ये जगह है निशापुर के एक काजी ने दास के रूप में खरीदा था। तो यह क्या मुख्यतः गोरी का दास था, देखिए। और इसे हम दास वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास वंश का संस्थापक माना जाता है, देखिए। और इसकी राजधानी जो थी वो लाहौर में थी। और जब इसने क्या किया कि जब सत्ता मिला, जब इसने गुलाम वंश की स्थापना की, तो ये गोरी का दास था। गोरी का दास होने के कारण इसने क्या किया था कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने बिना उपाधि के ही क्या कि शासन व्यवस्था को चलाया, क्योंकि वहाँ पे कोई भी उपाधि सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना ही, क्योंकि वह एक दास था और दास कोई बड़ा पोस्ट पर नहीं जा सकता था, कोई बड़ा उपाधि नहीं ले सकता था। तो इसने क्या किया कि उसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना ही शासन किया। तो एक क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो कुतुबुद्दीन कभी कभी दे देगा कि एक गोरी का दास था, तुर्क जनजाति था, उसे बचपन में काजी ने खरीदा था। तो इस तरीक़ा से ये 3-4 ऑप्शन दे देगा। आप तो एक या एक से अधिक का भी ऑप्शन रहता है।
तो वहाँ पे देख करके आपको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा आप लोग ध्यान से रखिए। यह दास वंश का संस्थापक था। अब देखिए, यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह बहुत उदार प्रवृत्ति का आदमी था। यह क्या करता था कि लोगों को बहुत ज़्यादा दान दे देता था। जिसको भी लगा कि हाँ ये आदमी बहुत अच्छा है, इसने किसी कार्य से उसको प्रभावित किया, तो उसको इसने बहुत तरह की दान जो होता था वो दे देता था। इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना। लाख बख्श का मतलब माने कि लाखों की दान देने वाला। वह कि जिसको भी अच्छा लगता है उसको बहुत सारा उपहार दे दिया जाता है। तो उसकी दानी प्रवृत्ति के कारण उससे हम लाल बख्श करते हैं। अब देखिए वहाँ से क्या होता है कि ये तो गुलाम वंश की स्थापना कर दी है। उसके बाद क्या होता है कि ये गद्दी पर जब बैठते हैं तो वह दिल्ली में, इसका जो कार्य रहा वह दिल्ली में किताबुल इस्लाम एक मस्जिद है, दिल्ली में किताबुल इस्लाम की स्थापना किया है। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको भी याद रखिएगा कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली में किताबुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। और इन्होंने कुतुब मीनार का भी नींव रखा। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अक्सर लोग एग्जाम में गलती कर देते हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर बनवाया था, लेकिन यह गलत है। यह बख्तियार काकी की याद में इसको क्या किया था कि बनवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव भी इन्होंने ही रखा। 1210 में चौगान पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। देखिए कुतुब मीनार बख्तियार काकी की याद में नींव रखा था। इसने क्या किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बख्तियार काकी का बहुत सम्मान करता था और उन्हीं के सम्मान में क्या किया था कि उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो इसलिए यहाँ से जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 तक रहा था। यह तुर्क अफगान था। यह गौरी का विश्वासी था। इसने क्या किया था कि इसको एक निशापुर के एक काजी ने इसको दास के रूप में खरीदा था। इसने क्या किया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, और कुतुब मीनार का नींव इन्होंने रखा। कुतुब मीनार का नींव इन्होंने बख्तियार काकी की याद में रखा था। और 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। तो यहाँ तक को हम लोग देख लीजिए। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, इसी में था दूसरा, इसकी मृत्यु के बाद आराम शाह तो उसके बाद हम लोग देखते हैं आराम शाह ऐबक का पुत्र था और 1210 ईस्वी में शासक बना और इल्तुतमिश द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश। यह 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन में रहा। यह ऐबक का गुलाम एवं इसका दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं इसका दामाद था। ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति इन्होंने ली थी। ये क्या किया था, ये तो क्या किया कि किसी का गुलाम नहीं था, ये तो अपने जो ससुर थे उसका वो गुलाम था। तो इसीलिए इन्होंने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। इसने क्या किया कि अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और इसका वास्तविक और जो गुलाम वंश का जो वास्तविक शासक जो होता है, गुलाम वंश और मामलुक वंश का जो वास्तविक शासक संस्थापक इसको बोला जाता है इल्तुतमिश को। इसने क्या किया था कि इक्ता प्रथा चलाया था। अब इक्ता प्रथा को इन्होंने चलाया था। इक्ता प्रथा चलाने का मेन उद्देश्य एकता व्यवस्था। एकता प्रथा होता क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि एकता प्रथा के बारे में जानिए। एकता प्रथा होता था क्योंकि ये जहां भी जाता था, जिस प्रांत को जीतता था उसको अपने कब्जे में लेकर के और उसको शासन करने के लिए दे देता था और उससे कुछ कर वसूलता था। उसी को हम लोग एकता प्रथा, उसके बदले में वो क्या करता था कि कुछ कर जो शामिल होता था वो लेता था। उसी को हम लोग एकता प्रथा करते हैं। उसने क्या किया कि तुर्काने चहलगामी
शासन व्यवस्था के लिए उन्होंने एक सैन्य संगठन का गठन किया, जिसको हम लोग तुर्काने चहलगामी कहते हैं। तुर्काने चहलगामी में 40 सरदारों का एक ग्रुप होता था, 40 सरदारों का दल होता था, जिसको हम लोग तुर्काने चहलगामी बोलते हैं। उसके बाद इसने भी काम किया कि शुद्ध अरबी के सिक्के चला, तांबा, चांदी के सिक्के को हम लोग, चांदी को टंका और तांबा को जीतल, और तांबा को हम लोग जीतल बोलते हैं। देखिए, इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। तो पूछा जाएगा कि सबसे शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने, और वह चांदी को टंका और तांबा को जीतल होता था। 1236 ईस्वी में बामियान के विरुद्ध युद्ध में बीमार हो गया। 1236 ईस्वी में इसने क्या किया कि बामियान के विरुद्ध युद्ध करने गया और वहाँ पर बीमार हो गया, और दिल्ली लौटने के क्रम में ही यह काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद क्या किया कि इसकी रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो अपनी माता की कठपुतली की तरह शासन में आता है, लेकिन उसकी शासन व्यवस्था इतना अच्छा नहीं रहता है, और जिसके कारण विद्रोह हो जाता है। तो विद्रोह होने के कारण उसको गद्दी से उतार दिया जाता है, और गद्दी से उतार करके रजिया सुल्तान जो प्रथम मुस्लिम एवं महिला शासक बनी, वो 1236 से 40 ईस्वी तक प्रथम मुस्लिम एवं महिला शासक बनी। यह क्या की सत्ता में आई, गद्दी पर बैठी। लेकिन इसके गद्दी पर बैठने में भी बहुत तरह की कठिनाइयाँ थी, क्योंकि यह गद्दी पर बैठते ही पुरुषों की तरह चाकी की व्यवहार करने लगी, चोला पहनना, टोपी पहनना, जो पुरुषों का जो राजस्वी जो पोशाक होता है उसको पहन करके गद्दी पर बैठना, ये लोगों के मन में बहुत ज़्यादा खटकने लगा, क्योंकि ऑलरेडी एक तो ये मुस्लिम थी और ऊपर से इसकी व्यवस्था इस तरीका की थी। तो ये बहुत लोगों को खटकने लगा, और ये बहुत ज़्यादा तुर्कों के प्रति महत्वाकांक्षी होने लगी, यह शासन के प्रति यह बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने लगी। इसीलिए रजिया सुल्तान का भी बुरा दौर क्या के शुरू हो गया। रजिया सुल्तान ने क्या किया कि अल्तुनिया से शादी किया। यह भटिंडा का था। भटिंडा का था और इसने शादी कर लिया। इसने इससे शादी क्यों किया, इसके पीछे भी कहानी, क्योंकि सरहिंद के युद्ध हुआ था। सरहिंद में अल्तुनिया ने क्या किया था कि वहां पर विद्रोह कर दिया था, और उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने क्या की थी कि रजिया सुल्तान ने इससे अल्तुनिया से शादी कर लिया था। और इस सब कहानी को देखते हुए बहराम शाह ने 1240 ईस्वी में दोनों को हत्या कर दिया था। दोनों की हत्या इसमें बहराम शाह की मेन भूमिका होती है। कुछ कहा जाता है कुछ डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या हो गई थी, लेकिन बहराम शाह ने इसकी हत्या करवा दी थी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कि बहराम शाह फिर शासन में आता है। ये भी ज़्यादा दिन शासन में है, ये 2 वर्ष रहता है। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन मसूद शाह, ये सब चीज इस सब से क्या करता है, क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी अरेंजमेंट में पूछ देता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन व्यवस्था था उसमें किस किस तरीका से शासन किया गया। तो इसीलिए ये सब कुछ दिया जाता है, इसीलिए इसको लिखना जरूरत हो गया। बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन मसूद शाह। उसके बाद आता है बलबन का शासन। बलबन जो होता है वो 1266 से 87 ईस्वी में गद्दी पर आता है। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, याद रखिएगा, इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। और 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन से किया था। इसने अपनी पुत्री की शादी 1200 इसीलिए नसरुद्दीन से किया था कि नसरुद्दीन इसका बहुत बड़ा चापलूसकार था। इसको बहुत ज़्यादा माने कि क्या करता था कि खुशामदीद करता था। इसीलिए इसने क्या किया था कि नसरुद्दीन से इसने अपने पुत्री की शादी कर दी। नसरुद्दीन ने ही उसे उलूगा खां की उपाधि दी थी। उलूगा खां की उपाधि नसरुद्दीन ने
नसरुद्दीन ने उसे उल्लुआ खां की उपाधि दी थी। और ये क्या क्या था, बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला जो शासक था वह बलबन था। देखिए इसमें वही पॉइंट को लिखा गया है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है और पूछने और आने की संभावना है। तो इसलिए रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला जो शासक था वह बलबन था। इसने देवत्व की सिद्धांत को माना। देवत्व की सिद्धांत कहने का मतलब है कि ये देवताओं के सिद्धांत को माना। इसने कहा कि मैं जो क्या होता है कि जो सत्ता पर आता है वह देवता का ही रूप है, देवता का ही एक स्वरूप है, भगवान का ही एक स्वरूप है। तो इसीलिए इसने क्या किया कि देवत्व सिद्धांत को माना और स्वयं को जीले इलाही कहना स्टार्ट किया। जीले इलाही का मतलब कि ईश्वर का बंदा, ईश्वर का प्रतिबिंब। उन्होंने अपने आप को ईश्वर के प्रतिबिंब कहना स्टार्ट किया। और इसने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि इल्तुतमिश ने क्या किया था कि तुर्काने चहलगामी जो चलाया था इल्तुतमिश, उसको क्या किया कि बलबन ने समाप्त कर दिया। और नए सैन्य व्यवस्था दीवाने अर्ज की इसने क्या तुर्काने चहलगामी को समाप्त कर दिया और नए सैन्य व्यवस्था दीवाने अर्ज को इसने व्यवस्थित किया। उसने सिजदा और पावोश, ये दो चीज है, सिजदा और पावोश प्रथा चलाई। सिजदा और पावोश क्या होता है, यहाँ पे एक चीज लिखिएगा आप लोग, सिजदा और पावोश। सिजदा जो होता है वह क्या होता है कि जो राजा जो होते हैं उसको चरणों में झुक करके दंडवत करना, उसी को हम लोग सिजदा बोलते हैं। और पावोश जो होता है जो राजा के हाथ को चूम करके उसको सम्मान व्यतीत करना, उसको हम लोग पावोश कहते हैं। सिजदा माने कि धरती पर सिजदा करने का मतलब माने कि धरती पे झुक करके उसको नमन करना, तो उसको हम लोग सिजदा बोलते हैं। और हाथ और शरीर को चूम करके जो व्यवस्था जो इज्जत प्रदान किया जाता है उसको हम लोग पावोश बोलते हैं। तो सिजदा और पावोश ये चीज दो याद रखिएगा। उसने सिजदा पावोश प्रथा चलाई। उसने क्या किया कि फारसी त्योहार नरोजा आरंभ किया। फारसी त्यौहार जो था उस समय यहाँ पे प्रचलित नहीं था। और उसने क्या किया कि बलबन ने ही फारसी त्यौहार नरोजा का आरंभ किया। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन इसके दरबार में रहा करते थे। अमीर हसन और अमीर खुसरो इसके दरबार में रहा करते थे। 10वां नंबर पे हम लोग देख रहे हैं क्यूमर्स, इसकी अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स अंतिम शासक था। इससे क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स, आप इसको याद रखिएगा। क्यूमर्स इसकी अंतिम शासन था। अब हम लोग देखते हैं कि गुलाम वंश की शासन के बाद क्यूमर्स की हत्या हो जाने के बाद क्या होता है कि खिलजी वंश की स्थापना होती है। और खिलजी वंश का जो संस्थापक होते हैं वो जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक बनता है। देखिए खिलजी जो था, खिलजी वंश जिसको हम लोग जलालुद्दीन खिलजी बोलते हैं। खिलजी वंश मूलतः अफगान का ही एक साइड का रहने वाला था, एक तरफ का रहने वाला आदमी था। माने कि साइड में वह नदी किनारे पर रहने वाला अफगान में नदी के तटों के प्रदेश में रहता था। दिल्ली के समर्थन में खिलजी वंश का आधिपत्य तो इसमें हम लोग देखते हैं खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 ईस्वी तक यह क्या किया कि सत्ता में आए। उसने क्या किया था कि जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 में सत्ता में आया। यह सबसे वृद्ध व्यक्ति था। यह उस समय शासन के लायक यह आदमी नहीं था। इसका राजाभिषेक किलोसरी के महल 70 वर्ष की आयु में हुआ। देखिए किलोसरी के महल में, इसकी राजधानी भी किलोसरी ही थी। किलोसरी जो महल था, किलोसरी के महल में इसकी 70 वर्ष की आयु में इसने क्या किया कि राजाभिषेक किया। राजाभिषेक इसका हुआ।
और उसको देखिए 1296 में अलाउद्दीन को देवगिरी अभियान पर भेजा गया। बेसिकली क्या था कि जलालुद्दीन खिलजी तो बहुत एजेड था, बहुत एजेड 70 साल हो चुका था, तो वह अच्छी तरह से शासन व्यवस्था नहीं चला सकता था। इसीलिए उसने क्या किया था कि अपने एक भतीजे को रखा था जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को 1296 ईस्वी पर इसने क्या किया कि दक्षिण के अभियान पर भेजा, देवगिरी में भेजा था। देवगिरी में अभियान पर भेजा था, वहाँ से उन्होंने रामचंद्र से युद्ध किया और बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि बाद में उसको हस्तांतरित कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक, या इसका वास्तविक नाम अली तथा गुरसब था। ये अभी भी आई है, या बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन पहला हुआ जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसका वास्तविक नाम अली तथा गुरसब था, जलालुद्दीन का भतीजा तथा इसका दामाद था। अब देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसने क्या किया कि डिफरेंट तरह के सिद्धांत को अपनाया। तो इसकी प्रथम जो सिद्धांत था वो राजस्व सिद्धांत। राजस्व सिद्धांत जो था इसमें इस्लाम सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं किया, ये इस्लाम का जो सिद्धांत होता है उसके हिसाब से इसने शासन नहीं किया। इसने क्या किया कि इस्लाम का जो भी किया धरा है उसको सारा को ठुकरा दिया। उसने खलीफा से सुल्तान पद की भी स्वीकृति नहीं दी। तो इस तरीका से इसने क्या किया कि अपने मन से सत्ता में आया और अपने तरीका से इसने क्या किया कि शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया। इसका महत्वाकांक्षी क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम लोग बाद में देखते हैं। विद्रोह दबाने का प्रयास, इसने क्या किया कि विद्रोह को दबाने के लिए चार आदेश को पारित किया, क्योंकि इसके समय में बार बार विद्रोह होते रहते हैं। तो इन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए 4 प्रकार के अध्यादेशों को पारित किया, जिसमें पहला था दान उपहार पेंशन में ली भूमि वापस। जो भी दान उपहार और पेंशन में जो भूमि जो दिया गया था सर राजा के तरफ से वह वापस ले लिया गया, पहला इसका था। दूसरा था कि अच्छे गुप्तचर विभाग का इसने गठन किया था। तीसरा था कि शराब जुआ पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि इसका मानना था कि शराब जुआ जो खेलते हैं वह क्या कहते हैं कि वह सरकार के विरुद्ध गलत तरह का निर्णय ले लेते हैं। तो इसीलिए इसने क्या किया कि शराब जुआ पर प्रतिबंध लगाया। तीसरा जो था अमीर एवं सरदारों का जो शादी विवाह का जो भोज होता है, दावत होता है, अमीर एवं सरदारों का जो दावत होता है उसको भी ईश्वर ने बंद करवाया। क्योंकि इसीलिए उसने बंद करवाया कि वहाँ पे जो लोग एकत्रित होते हैं वह सरकार के विरुद्ध, वह राजा के विरुद्ध क्या करते हैं कि एक गोलबंद हो जाते हैं, और इससे क्या होता है कि विद्रोह की उत्पत्ति होता है। यह अलाउद्दीन खिलजी का मानना था। और इसने क्या किया कि हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत इन्होंने क्या किया कि इनको निर्धन बनाने का कोशिश किया। इन्होंने हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत क्या किया कि इसको निर्धन बनाने का कोशिश किया, क्योंकि विद्रोह न कर सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राजस्व कर व्यवस्था। राजस्व कर में इसकी क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि राजस्व कर उसने क्या किया कि इसने राजस्व की कर जो है वह लगान वसूली वह ज्यादा कर दिया। कर में वृद्धि कर दिया, लगान 1/2 निर्धारित किया और 2 नए कर, चराई कर और घड़ी कर। चराई कर का मतलब जहाँ पे चरागाह, जहाँ पे माल मवेशी को चराया जाता है उस पर उन्होंने कर लगाई। तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि 2 नए कर, चराई कर और घड़ी कर। घड़ी कर जो मकान का जो कर होता है उस मकान पर भी इन्होंने क्या किया कि कर लगाया। 2 नए कर, चराई कर और घड़ी कर। तो इसको याद रखिए, चराई कर जो चरागाह और ये मकान के लिए जो कर होता है, इसमें 2 तरह के कर को लगाया। और एक चीज और इसने
में देखिएगा कि इसमें क्या किया था कि पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप कर लगान वसूली। इसने भूमि को मापा और उसके बाद इसने क्या किया कि लगान वसूलने का कार्य किया। तीसरा है राजस्व एकत्रित करने के लिए मुक्त राज। राजस्व को एकत्रित करने के लिए इसने एक संस्था का स्थापना किया जिसको मुक्त राज बोलते हैं। राजस्व नियंत्रण करने के लिए उसने क्या किया कि राजस्व एकत्रित करने के लिए मुक्त राज की व्यवस्था कराई। उसके बाद सैनिक में भी इन्होंने सुधार किया। सैनिक सुधार में इसने क्या किया कि अस्थाई सेना एवं नगद वेतन। सैनिक का अस्थाई सेना सैनिक में रखा और उसको नगद वेतन देने की परंपरा को स्टार्ट किया। पहले जो था उसको हम लोग अस्थाई तो सेना रहते थे, नहीं भी रहते थे, क्योंकि कुछ ही सेना अस्थाई रहा जाता था। जब युद्ध होता था तो अस्थाई सेना, उस सेना को बुला लिया जाता था और जब युद्ध खत्म हो जाता था तो उसको फिर से वहीं पे भेज दिया जाता था जहाँ पे वो जाकर के खेती बाड़ी घर गृहस्थी का जो व्यवस्था वो देखता था। ऐसा इसकी व्यवस्था में नहीं। इसने क्या किया कि अस्थाई सेना एवं नगद वेतन देना। पहले का जो सेना था उसको नगद वेतन के तौर पे क्या करता था कि भूमि दे दिया जाता था, जिससे वो आपको जीविकोपार्जन का कार्य करता था। तो इसने क्या किया कि अस्थाई सेना बनाया और नगद वेतन देना प्रारंभ किया। सैनिक को हुलिया लिखने तथा घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की। सैनिकों का जो हुलिया होता है, कोई भी आदमी सैनिक कैसे लगेगा, कैसे दिखेगा, इसको व्यवस्थित करने के लिए उसने काम किया। उसने क्या किया कि एक प्रॉपर वे में ड्रेस दिया, उसकी हुलिया क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, इसकी भी लिखाई का कार्य, उसके देख रेख का कार्य, उसकी व्यवस्था जो देखने में सैनिक जैसा लगे, उसकी कार्य भी इसने किया। बाजार व्यवस्था में इसने किया कि माप तौल की जो व्यवस्था है, माप तौल में बेईमानी को रोका। जो माप तौल का जो बेईमानी होता था उसमें इन्होंने गया कि बाजार में, और बाजार में देखा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी एक माने कि किलो के बदले 750 ग्राम दे रहा है। तो इसने इस चीज़ पर बहुत बड़ा नियंत्रण लगाया था। और इसने क्या किया कि अलग अलग तरह की व्यवस्था का निर्माण किया। जैसे गले के लिए गला के मंडी इत्यादि व्यवस्था का इन्होंने व्यवहार किया। गले के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय आदि, घोड़ा गुलाम एवं मवेशी बाजार एवं सामान्य बाजार का भी व्यवस्था इन्होंने कराया था। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अब इस उद्देश्य के बारे में देखिए। इसका उद्देश्य था सिकंदर शाही यानी द्वितीय सिकंदर बनना और नवीन धर्म की स्थापना करना। इसने क्या किया था कि किसी भी धर्म को इस्लाम के खिलाफ जाकर के इस्लाम के सिद्धांत के अनुसार इसने शासन नहीं किया था। तो इसीलिए इसका मकसद था कि नवीन धर्म की स्थापना करना। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि खिलजी वंश का जो व्यवस्था है वह चलते हुए आ रहा है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य तो देख लिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका साम्राज्य विस्तार। अभी साम्राज्य विस्तार इसमें नहीं लिख पाए हैं, लोग जगह नहीं रहने के कारण इसको नहीं लिख पाए हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार इसका किस तरीका से हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि इसने साम्राज्य का विस्तार किस तरीका से किया, फिर वहां पे पद्मावती से कैसे इसकी मुलाकात हुई, पद्मावती के बारे में इसने कैसे जाना और पद्मावती से वो जीतने के लिए इसने क्या क्या परिवर्तन किया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। खिलजी वंश जो था ना, खिलजी वंश के बारे में ही हम लोग देख रहे हैं। साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार में इसने क्या किया कि कहा गया गुजरात, रणथंभौर, इसने साम्राज्य का जो विस्तार किया
और गुजरात, रणथंभौर, गुजरात था, रणथंभौर, बंगाल, चित्तौड़, इत्यादि जगहों पर इसने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसी क्रम में गुजरात में ही मलिक गफूर इसको मिला था। मलिक गफूर मिला था। गुजरात विजय के अभियान में गुजरात में मलिक गफूर मिला था। गुजरात विजय के अभियान वहां पे मलिक गफूर मिला था। और मलिक गफूर को इन्होंने 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदा। इसीलिए मलिक गफूर को हम लोग हजारी दिनार भी बोलते हैं। मलिक गफूर को 1000 दिनार भी बोलते हैं। क्योंकि मलिक गफूर जो था ना, वो दिमाग से बहुत शैतान था और बहुत तेज था। और देखिए इसमें क्या हुआ कि साम्राज्य विस्तार में ही इसकी एक सेनापति था, चंगेज खान, जफर खान की हत्या हो, जफर खान की मृत्यु हो जाती है। साम्राज्य विस्तार में ही सेनापति जफर खान मंगोलों से युद्ध में जफर खान की मृत्यु हो जाती है। साम्राज्य विस्तार में ही मंगोलों से युद्ध में जफर खान की मृत्यु हो जाती है। अब आता है रानी पद्मावती, राजा रतन सिंह। अब देखिए इसके बारे में घटना क्या घटता है। जो मलिक मोहम्मद जैशी होता है वो रानी पद्मावती से को देखा हुआ रहता है और रानी पद्मावती ने उसको किसी कारणवश अपमान कर दिया था। रानी पद्मावती राजा रतन सिंह की पत्नी थी। तो मलिक मोहम्मद जैशी क्या किया था कि रानी रत्नावती को देखा हुआ था और मलिक मोहम्मद जैशी ने ही आकर के क्या किया था कि बताया था अलाउद्दीन खिलजी को बताया था और उसकी सुंदरता की बखान किया था। जिस पर क्या किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने की कोशिश की थी। तो इसमें एक चीज और याद रखिएगा, पद्मावती इसका नाम नहीं था। इसका नाम जो था वो पद्मिनी था। बार बार मूवी का नाम याद आता है, पद्मिनी को क्या किया था कि मलिक मोहम्मद जैसी ने उसको देखा था 1540 ईस्वी में। और इसने जा करके क्या किया था कि इसकी बखान क्या किया था कि अलाउद्दीन खिलजी को किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी बखान सुन करके उसको देखने की प्रथा जो कोशिश किया और उसको हड़पने की कोशिश की, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत तरह के विवाद हो गया। और जो पद्मिनी थी वो राजा रतन सिंह की पत्नी थी। और इसमें क्या हुआ कि दक्षिण भारत अभियान में मलिक गफूर को दक्षिण के अभियान में भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के अभियान में मलिक गफूर
मलिक गफूर को दक्षिण के अभियान में अलाउद्दीन ने भेजा था, अलाउद्दीन ने ही भेजा था। और वहाँ से उसने क्या किया था कि बहुत अच्छे तरीका से इस आक्रमण को उसने क्या किया था कि सहा था। इस समय मंगोल, अब देखिए मलिक गफूर को दक्षिण के अभियान में अलाउद्दीन ने भेजा, अलाउद्दीन ने भेजा। उस समय रामचंद्र वहाँ का राजा था, वहाँ का राजा जो था वह रामचंद्र था। और सबसे बड़ा इसमें कारण हो गया इसके अलाउद्दीन खिलजी के समय में, खिलजी वंश के समय में क्या हुआ कि मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किया। तो इस तरीका से हम लोग देख लीजिए इसका साम्राज्य विस्तार कैसे इसका साम्राज्य विस्तार है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि खिलजी वंश का जो अंतिम शासक हुआ, खिलजी वंश का अंतिम शासक, खिलजी वंश का जो अंतिम शासक होता है वह नसरुद्दीन खुसरो खां होता है। इसको हम लोग नसरुद्दीन खुसरो खां कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नसरुद्दीन खुसरो खां यह इसका अंतिम शासक था। तो इतना ही खत्म करके आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अपना तुगलक वंश होगा। इसके आगे का जो टॉपिक है उसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए और आशा करते हैं कि आप लोग भी प्रिपरेशन में लगे होंगे और आपकी चैनल बहुत अच्छा, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छा चल रही होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।